नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अका स्टडी क्लासेज में एक बार फिर से। जैसा कि हम लोग कक्षा 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी इतिहास की बुक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब उसी के इस क्रम में कि क्यों ना इन सभी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में कंपटीशन में पूछे ही पूछे जाते हैं और प्रत्येक छात्र को जो कंपटीशन दे रहा है उनको इन प्रारंभिक क्वेश्चनों की जानकारी होनी भी चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग एक कापी ले लें और पेन ले लें और अपना मूल्यांकन स्वयं करें कि आप लोग कहाँ तक पुराने जो चैप्टर हो चुके हैं उनको समझ पाए हैं और कहाँ तक आप लोगों को आता है। यदि आप 10 में से 8 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपकी तैयारी लगभग लगभग ठीक है, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार आप लोगों को जो मैंने ये पढ़ाए हैं चैप्टर्स, एक बार यदि आप उन्हें पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए ये सरल हो जाएंगे। और ये जितनी भी हैं 6, 7, 8 की जितनी भी अध्याय हैं उनके मेन क्वेश्चन मैंने छांटने का प्रयास किया है और इसको मैं कई पार्टों के माध्यम से कंप्लीट करा दूंगा। तो आइए आज इसका पार्ट फर्स्ट प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित थीं? तो इसका उत्तर है उत्तर पश्चिम दिशा में। जैसा कि जब मैंने पढ़ाया था, ये अध्याय 1 है और जो है मैप के माध्यम से भी पढ़ाया गया है। तो यदि जिसने नहीं पढ़ा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर इन अध्यायों को पुनः पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारी उत्तर सीमा, ये हो गई पूरब सीमा और ये हो गई पश्चिम सीमा। तो ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ यहाँ पड़ती थीं। अगला है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित थीं? गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं मध्य भारत में। और इन क्वेश्चनों को आना और याद होना इसलिए ज़रूरी है कि ये कक्षा 6, 7, 8 की हैं और जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं उनमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। तो कम से कम एनसीईआरटी तो प्रारंभिक चीज़ है, ये क्वेश्चन तो आपको आना ही आना चाहिए। और यदि नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको इनको कंप्लीट करने की दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ये हैं झेलम, चिनाब और रावी तथा सतलज। तो ये 4 नदियाँ सिंध की सहायक नदियाँ हैं और इसी को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। यहाँ पे 7 नदियाँ स्थित थीं। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छा डिटेल से भी समझाया गया है। आरंभिक नगर कब फले फूले? आरंभिक नगर फूले फूले हैं 4700 वर्ष पहले सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास। जो अभी सहायक नदियाँ आपको बताई, वहीं पर आरंभिक नगर फले फूले हैं। और ये आरंभिक नगर की बात किन के लिए कह रहा है? ये वही हैं हड़प्पा सभ्यता वाले जो नगर हैं। तो सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो रावी नदी के किनारे है। तो ये सब वही सारी चीज़ों की बात कर रहा है। ईरानी व यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा है? और जो ईरानी थे और यूनानी थे, ये लोग भारत पे आक्रमण किए हैं तो ये इसी दिशा से आए हैं, यानी कि उत्तर और पश्चिम दिशा। ये स्थलीय मार्ग है, यहीं से सब लोग आ रहे हैं। तो रास्ते में यहाँ पे सिंधु नदी पड़ रही है। इसी देखिए सिंधु नदी के आसपास हड़प्पा सभ्यता भी विकसित हुई है और यहीं से बाहरी लोग आ भी रहे हैं। तो ये कह रहा है कि सिंधु नदी को क्या कहा है ईरानियों यूनानियों ने? इसको कहा है हिंदोश या इंडोश, यानी सिंध हिंद। तो सिंध हिंद, इसी से ये शब्द देखिए ये लोग निकाल रहे हैं, हिंदोश या इंदोश। ईरानी व यूनानियों ने सिंधु सभ्यता के पूर्वी भाग में स्थित प्रदेश को क्या कहा है? यानी पूर्वी भाग देखिए, जैसे ये लोग इधर से आ रहे हैं, ये सिंधु पड़ रही है। तो जब ये यहाँ से आ रहे हैं तो आप भारत का नक्शा भी देखे होंगे, तो भारत के नक्शे में पूरब इधर है। तो जब ये लोग यहाँ से आएंगे तो इनके लिए भी पूरब इधर ही तो रहेगा। ये लोग पश्चिमी देशों से आए हैं तो ये सिंधु हो गई। और जैसे सिंधु के इधर जो निवास कर रहे हैं उनको ये पूरब कह रहे हैं। तो वही कह रहा है कि पूर्वी भाग में स्थित प्रदेश को, यानी सिंधु के इस तरफ स्थित प्रदेश को ईरानियों और यूनानियों ने क्या कहा है? तो ये इन्होंने कहा है इंडिया। अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहते हैं?
अंग्रेजी में पांडुलिपि को कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? पांडुलिपि। अब पांडुलिपि क्या होती थी? प्राचीन काल में जब कागज का आविष्कार नहीं था तो जो हमारे देश के लोग थे वो पोथी पत्री कैसे लिखते थे? तो भुर्ज यानी भोजपत्र, आज भी पूजा में इस्तेमाल होता है, तो भोजपत्र की छाल का उपयोग करते थे, ताड़ के पत्ते थे, उनमें ये लोग जानकारियाँ या ग्रंथ जो भी उन्हें लिखना होता था उसमें ये लोग लिखते थे। और ये जो भोजपत्रों की किताबें पाई गई हैं, पांडुलिपियाँ पाई गई हैं, उन्हीं को पांडुलिपि कहते हैं। आगे चलते हैं। पांडुलिपियाँ किन किन भाषाओं में लिखी पाई गई हैं? तो इनकी भाषा है संस्कृत, ये उत्तर भारत में भाषा रही है। प्राकृत, ये मगध क्षेत्र में जब बौद्ध काल में आएंगे तो प्राकृत ही थी और पाली थी, इन्हीं का यूज हुआ है। तमिल, ये दक्षिण भारत में चले जाइए तो तमिल भी है, तेलुगु भी है, तो ये सारी जो है भाषाएं उस समय चलती थी। तो पांडुलिपियाँ इन 3 भाषाओं में, और भी एक आधी भाषाएं हैं तो उनमें पाई गई, तो मुख्य रूप से यही है। अगला है, किस गुफा से राख के अवशेष प्राप्त हुए? ये है कुरनूल की गुफा से। यानी कभी ये लोग गुफा में रहे होंगे तो ठंडी वंडी लगी होगी, सेका वोका होगा, या फिर खाना वाना बनाया होगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो राख के अवशेष कहाँ से मिले? कुरनूल की गुफा से। आगे चलते हैं। कुरनूल गुफा किस काल की है? बिल्कुल सही है, किस काल की है? ये है पूरा पाषाणिक काल। पूरा पाषाण, देखिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पूरा है, एक मध्य पाषाण काल, और एक नव पाषाण काल में बांटा गया है। अब इसमें आप जब आ जाएंगे पूरा पाषाण काल में तो इसको भी 3 भागों में बांटा है। केवल पूरा पाषाण ही 3 भागों में बटा है, और यह है निम्न पूरा और उच्च पूरा, और सॉरी निम्न पूरा हो गया और मध्य पूरा आएगा पहले, उच्च तो बाद में आएगा ना। तो निम्न पूरा है, मध्य पूरा और उच्च पूरा। तो इनमें सब में पूरा लगा रहेगा, पूरा। 3 ठो पूरा हैं। जो लोग खेती करते हैं तो सर में पूरा टांग के ले जाते, तो ये मान लो कि 3 पूरा में काम हो जाना है, पूरा। आगे चलते हैं। हुगसी किस काल की गुफा है? हुगसी, ये है पूरा पाषाण काल की गुफा। पय्यमपल्ली और हल्लूर किस काल के स्थल हैं? पय्यमपल्ली और हल्लूर ये स्थल हैं नवपाषाण काल के। अगला क्वेश्चन है, दोजली या दावजली हेडिंग तथा चिरांद तथा कोल्डी हवा ये कहाँ है? दावजली हेडिंग, देखिए ये काल पूछ रहा है लेकिन ये है कहाँ, स्थान भी बता देते हैं। दावजली हेडिंग है आपका असम प्रांत में, और चिरांद ये आपका बिहार में पड़ता है, और कोल्डी हवा ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। इलाहाबाद के पास में कोल्डी हवा पड़ता है, जहाँ से चावल के साक्ष्य पाए गए हैं। तो यहाँ से चावल के साक्ष्य पाए गए हैं। और चिरांद से हड्डी, हड्डी के क्या हैं? उपकरण, हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। तो कह रहा है ये सब किस काल के हैं? तो ये हैं नवपाषाण काल के तीनों स्थान हैं। अगला क्वेश्चन है, महगढ़ा और मेहरगढ़ किस काल के स्तर हैं? मेहरगढ़ क्या है? मेहरगढ़ से कृषि के पहले साक्ष्य पाए गए हैं, कृषि और स्थायी जीवन। और एक चीज याद कर लो कि स्थायी जीवन कब से आ जाता है? जब मेहरिया आ जाती है, औरत आ जाती है, तो आदमी चुपचाप एक जगह रहने लगता है, तो ये स्थायी जीवन के साक्ष्य हैं, कृषि के साक्ष्य हैं। अब उसकी औरत आ गई है तब चुपचाप किसानी करके एक जगह रहेगा नहीं, अभी तक घूम रहा था ऐसे ही यहाँ वहाँ। तो अब कृषि के साक्ष्य हैं, स्थायी जीवन है, और यहीं पे पहिए का आविष्कार भी हो रहा है मेहरगढ़ में, क्योंकि ये कृषि करने लगा है तो लाद के खेतों से कुछ लाना है, तो उस समय 4 पहिया ट्रैक्टर ट्राली और ये सब तो था नहीं, तो लड़ी बैल ही था। तो पहिए का आविष्कार कर रहा है और लड़ी से जो है सब सामान लाया करता था। महगढ़ा, महगढ़ा ये मध्य पाषाणकालीन स्थल भी है लेकिन आगे भी है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, दोनों कहाँ के हैं? ये है नवपाषाण काल।
यानी इन दोनों स्थलों को नवपाषाण काल का बताया गया है। तो कृषि की तो खोज ही हुई है नवपाषाण काल में, तो ये हो भी करेगा। ये वैसे मध्य पाषाण काल का भी है, साथ में नवपाषाण पाषाण काल का भी, तो ये नवपाषाण काल के अंतर्गत है। आगे आरंभिक गांव में आने वाला स्थल है, यानी आरंभिक गांव में कौन सा स्थल है जो सबसे आरंभ में जो गांव बना, ये है इनाम गांव। इनाम गांव जो स्थल है आरंभिक गांव है। तो सीधी सी बात है, इसमें भी गांव लगा है, इसमें भी गांव लगा है, तो इनाम गांव होगा। और जो सबसे शुरू में आएगा, प्रारंभ में आएगा, उसको इनाम दे दो, तो इनाम गांव। आगे चलते हैं। आदि चलूर और ब्रह्मागिरी किस समय के उदाहरण हैं, यानी किस काल के ये जो है जगहें हैं। ये हैं महापाषाणिक पुरा स्थल। महापाषाणिक मैंने आपको कक्षा में बताया था जब पढ़ाया गया है। महापाषाण क्या होते थे, जहाँ पे आदमी को दफनाया जाता था तो चारों तरफ से ये पत्थर का ऐसे बना देते थे और इसमें आदमी को रख दिया गया। और आदमी को रखने के बाद इसमें ऐसे ऐसे मतलब बड़ा सा पूरा पत्थर इकट्ठा इसके ऊपर रख देते थे, ताकि इसके अंदर जानवर न प्रवेश कर सकें। और यदि उन्हें आगे चल के भी अपने परिवार की कोई लाश को इसके अंदर डालना है तो पत्थर उठाया और इसके अंदर दूसरा आदमी डाल दिया लाश यानी, और फिर ढक दिया। तो ये महापाषाणिक पूरा स्थल है, ये कई जगहों में प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, ये मध्य पाषाणिक स्थल है ये। और ये कहाँ मिला है, ये मिला है आपका नर्मदा नदी घाटी में। इसमें कई तरह से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन यही सीधे सीधे पूछ लेता है कि किस नदी घाटी में है, तो नर्मदा नदी घाटी में है। और कह रहा है कहाँ है, रायसेन में, मध्य प्रदेश में। तो इसमें तीन तरह से क्वेश्चन बनता है। एक तो घाटी करके आपसे पूछ लेगा, बताना पड़ेगा। एक तो आपसे जिला पूछ लेगा कि रायसेन जिला, दतिया जिला, और ये क्वेश्चन ऐसे आ भी चुके हैं। और एक आपसे पूछ लेगा, राज्य पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में है कि महाराष्ट्र में है। तो ये तीनों प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो तीनों चीज़ें इसकी हमको याद होना चाहिए, और ये आ चुके हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये कहलाती है लोगों द्वारा पौधे उगाने एवं जानवरों की देखभाल करना। तो देखा जाए तो घरेलूकरण कब से चालू हो गया है, ये चालू हो गया है नव पाषाण काल से। याद करिए, जब क्या कहते हैं मेहरगढ़ में उसकी मेहरिया आ गई है, तो मेहरिया आ गई है तो स्थायी जीवन में रहने लगा है। और पहिए का आविष्कार हो गया है, कृषि का आविष्कार हो गया है। अब पशुपालन तो मध्य पाषाण में आ गया था, लेकिन यहाँ पे अब जब नव पाषाण में क्या है कि अब जब स्थायी रहने लगा है तो पशु भी पाल रहा है, खेती भी कर रहा है। तो घरेलूकरण यानी घर बना के रहने लगे नवपाषाण काल में, तो घरेलूकरण हो गया जो है। और पौधे उगा रहा है, जब कृषि इस समय आई है, कृषि का आविष्कार या कृषि आदमी ने करना कब चालू किया, नवपाषाण काल में। तो ये पौधे भी उगा रहा है और जानवरों की देखभाल भी कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। यही घरेलूकरण है, और ये चीज़ आई है नवपाषाण काल में। आगे चलते हैं। मेहरगढ़ किस दर्रे के समीप है। मेहरगढ़ है आपका बोलन दर्रे के समीप। याद कर लीजिए, इसकी ट्रिक है मेहर, मेहरिया जो है यानी औरत क्या है, बोलती बहुत है, शांत नहीं रह सकती। तो मेहरगढ़ बोलन दर्रे के समीप, यहीं से ईरान जाने वाले रास्ते में पड़ता था। जब आपने पढ़ा होगा, देखिए ये ऐसे पड़ता है यहाँ पे, पाकिस्तान में ये मेहरगढ़ पड़ता है और ईरान वाले रास्ते ये हैं। तो यानी जब कोई यहाँ से आ रहा है तो ये ऐसे रास्ता कुछ ऐसे रहा होगा, यहाँ पे ना सही रहा होगा, तो ये ईरान वाले रास्ते में पड़ता है। और यहीं से बोलन दर्रा है। जितने भी देखिए विदेशी आएंगे तो आपको बोलन दर्रे का उनमें नाम जरूर मिलेगा कि ये बोलन दर्रे से आया। आगे, सबसे पहले मेहरगढ़ के लोगों ने कौन सी फसल उगाना सीखा। आंसर है जौ और गेहूँ। जब कृषि करना भी इन्हीं लोगों ने चालू किया है, जौ और गेहूँ ये फसल उगाना चालू कर रहे हैं। मेहरगढ़ के घरों की आकृति कैसी होती थी। अब जब मेहरिया रख लिए हो तो ऐसे कहाँ घूमोगे, अब तो यानी घर भी बनाना पड़ेगा। तो घरों की आकृति कैसी हो रही है, चौकोर और आयताकार। चौकोर कर दो या वर्गाकार कह दो, और ये मान लो आयताकार हो गई, जो भी मान लो, आयताकार, वर्गाकार, चौकोर, ये सारे जो है मेहरगढ़ के घरों की आकृति पाई गई है। आगे चलते हैं। मरे आदमी के साथ बकरी दफनाने के साक्ष्य किस नवपाषाण कालीन स्थल से मिले हैं।
ये मिले हैं आपको मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से ही कृषि चालू हुई। अब मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल है। तो क्या करते थे, आदमी के साथ बकरी भी दफना देते थे। हो सकता है कि उस आदमी को बकरी बहुत प्रिय रही हो, उसका जैसे हम लोग को कुत्ता बहुत प्रिय होता है, तो उन्होंने कहा उसे बकरी प्रिय रही होगी, तो उसके साथ में बकरियाँ डाल दी। अब वो साक्ष्य मिल गए। आगे चलते हैं। हड़प्पा कालीन बांट किस वस्तु के बने होते थे? बांट यानी जो तौलने वाली इकाई है, तो ये किस चीज के बने होते थे? ये बने होते थे चर्ट पत्थर के। एक पत्थर था चर्ट जो है, उसके ये पत्थर बने हैं। अब ये हड़प्पा काल की बात हो रही है, और नवपाषाण काल वो दूसरी चीज हो गई, नवपाषाण काल या जो भी है। आगे चलते हैं। 7,000 वर्ष पूर्व कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये साथ लिखा है, ये गलत है। ये है साक्ष्य। तो 7,000 वर्ष पहले कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं मेहरगढ़ से। यानी जब मेहरिया रहने लगेगी तो उसे कपड़ों की भी जरूरत है, कपड़े हैं तो फिर कपास है, तो ये मेहरगढ़ से। फियांस क्या है? फियांस है बालू, स्फटिक। स्फटिक पत्थर है, तो बालू से स्फटिक से पत्थर, इन दोनों पत्थरों को या दोनों को, बालू और स्फटिक को, दोनों को गोंद में मिलाकर फिर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी, वो फियांस था। और क्या क्या चीजें बनती थी, जैसे चूड़ी बनाते थे, बर्तन बनाते थे और खिलौने बनाते थे। और इसके बाद क्या करते थे, बनाने के बाद इसमें ऊपर एक कोई बढ़िया सा लेप लगा देते थे, जिससे कि वो चिकना चिकना हो जाए खिलौना या बर्तन या जो भी है। आगे चलते हैं। तांबा हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कहाँ से आयात करते थे? यानी तांबा ये लोग कहाँ से पाते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग ये पाते थे राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग टिन कहाँ से आयात करते थे? तो ये टिन आयात करते थे ईरान और अफगानिस्तान से। आप लोग अपना आकलन भी कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। चाहें तो एक कॉपी में 1 2 3 4 करके लिख लें और टिक लगाते जाएं कि कितने सही हुए कितने गलत हुए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और हैं तो कक्षा 6 के ही क्वेश्चन ये टोटल, लेकिन यही सारे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और यदि आप 10 में से 7 क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं तब तो कुछ ठीक है। और यदि इससे कम है तो एक बार आप लोगों क्लास को ज़रूर देखें, उससे आपका बेसिक जो है कंप्लीट हो जाएगा और समझ की क्षमता भी विकसित हो जाएगी। आगे चलते हैं। संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? संस्कृत, ये जो संस्कृत भाषा है वो किस भाषा परिवार का हिस्सा है? ये है भारोपी, यानी भारत और यूरोप, इसको भारोपीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? तो वो तो भारोपी है। अब देखो ये तीनों यदि आप देखें, तमिल तेलुगु कन्नड़, तो ये दक्षिण भारत में बोली जाती हैं, और दक्षिण माने द्रविड़। तो ये किस भाषा परिवार की आ जाएंगी? ये द्रविड़ की आ जाएंगी। तो ये द्रविड़ भाषा परिवार की। तीनों भाषाएं दक्षिण की है, दक्षिण, द से दक्षिण और द से द्रविड़, राहुल द्रविड़। आगे चलिए। ऋग्वेद में विश्वामित्र किन नदियों से वार्तालाप कर रहे हैं? यानी विश्वामित्र डायरेक्ट नदियों से बात ही कर ले रहे हैं। तो वो कौन कौन सी नदियां हैं? ब्यास और सतलज, इन नदियों से ये बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई है? पांडुलिपि तो आप जानते हैं कि किसे कहते हैं, तो वो पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई है? कश्मीर से। ऋग्वेद में किसकी प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की गई है कि हे भगवान हमको ये दे दो? इस चीज का वर्णन कौन कर रहा है? ऋग्वेद कह रहा है। तो किस चीज के लिए ये लोग प्रार्थना करते थे उस समय? मवेशी, पुत्र और घोड़े। पुत्र के लिए लोग आज भी कर रहे हैं। आज हम लोग 4 पहिया के लिए कर रहे हैं कि हमें 4 पहिया दे दो, ये दे दो। तो उस समय 4 पहिया घोड़ा ही था, हैं। और रही बात मवेशी, आज हम पैसे रुपए के लिए प्रार्थना करते हैं। उस समय क्या था? उस समय जो धन था वो मवेशी यानी गाय थी। जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना ही धनवान माना जाता था, क्योंकि उस समय मुद्रा नहीं चलती थी, ये रुपए पैसे नोट नहीं चलते थे, सिक्के नहीं चलते थे। तो
वस्तु के विनिमय का माध्यम मुद्रा नहीं थी बल्कि ये गाय थी। तो जिसके पास जितनी गाय वो उतना बड़ा धनवान। यदि आपके पास 10 गाय हैं तो आप इतने, यदि आपके पास 50 गाय हैं तो आप और धनवान। तो उस समय आदमी कितना अमीर है, उसके घर में कितनी गाय बंधी हैं, इससे तुलना की जाती थी। तो इसलिए मवेशी पुत्र और घोड़े की कामना कर रहे हैं। ये 4 पहिया है, ये पुत्र है, ये तो आज भी लोग परेशान रहते हैं, और मवेशी हो गए यानी पैसा डूब गया उस समय का। ये बात कहाँ कही जा रही है? ये ऋग्वेद में बात कही जा रही है। महापाषाण संस्कृति कहाँ कहाँ थी? देखिए आप, वो महापाषाण समझ चुके हैं कि दफनाने वाला सिस्टम। अब ये कह रहा है कि ये संस्कृति कहाँ कहाँ थी उस समय भारत में। तो ये थी भारत में, देखिए, दक्कन में, दक्षिण भारत जहाँ तमिल तेलुगु पढ़े हो अभी, और उत्तर पूर्व भारत में, और कश्मीर में। इतनी जगह ये संस्कृति रही है। यानी इधर भी फैली है, ऐसे वाले क्षेत्र में फैली है, यहाँ कश्मीर में फैली है, यहाँ दक्षिण भारत में फैली है, और यहाँ थोड़ा सा दक्कन में फैली है। तो इस क्षेत्र में ये महापाषाणिक संस्कृति फैली है। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। और कैसा लगा ये आपको आज की प्रश्नोत्तरी, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया कर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक तो ज़रूर ही करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।